दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम 11th क्लास के 5th चैप्टर द वैरायटी एंड यूनिटी ऑफ इंडिया की स्टडी करेंगे, जिसको जवाहरलाल नेहरू ने लिखा है। दोस्तों, दूसरी वीडियोस के लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं और आप चैनल की प्लेलिस्ट जरूर चेक कर लें। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें। भारत की विभिन्नता ज़बरदस्त है, ये स्वाभाविक भी है। ये ऊपरी तौर से ही दिखलाई पड़ने लगती है, जिसे कोई भी देख सकता है। ये जिस्मानी मौजूदगी के साथ साथ कुछ मानसिक आदतों और लक्षणों के साथ संबंधित है। बाध्य दृष्टि से पश्चिमोत्तर के पठान और सुदूर दक्षिण के तमिल में बहुत कम समानता है। उनकी नस्ल एक नहीं है, हालांकि उनमें कुछ गुण एक से हो सकते हैं। वे चेहरे और बनावट, खान पान व पहनने ओढ़ने तथा भाषा में अलग हैं। पश्चिमोत्तर सीमा प्रदेश में पहले से ही बीच एशिया का प्रभाव है और कश्मीर के समान ही वहाँ के अनेक रीति रिवाज हिमालय के उस पार के देशों की याद दिलाते हैं। पठानों के पसंदीदा नृत्य अद्भुत प्रकार से कजाक नृत्य के समान है। इन सब अंतरों के होते हुए भी पठानों पर भारत की उतनी ही साफ छाप है जितनी ये तमिलों पर साफ साफ तरह से दिखाई देती है। ये हैरत की बात नहीं है, क्योंकि ये सीमावर्ती प्रदेश और वास्तव में अफगानिस्तान भी हजारों सालों तक भारतवर्ष से जुड़े रहे हैं। प्राचीन तुर्की तथा दूसरी जातियां जो अफगानिस्तान तथा बीच एशिया के भागों में निवास करती थी, इस्लाम धर्म के आने से पहले ज़्यादातर बौद्ध धर्मावलंबी थी और उससे भी पहले महाकाव्य काल में हिंदू धर्म अनुयायी थी। सीमांत इलाका पुरानी सभ्यता के मुख्य केंद्र में से एक था और वहाँ अब भी स्मारकों और मठों के बहुत से खंडर हैं और ख़ास तरह से तक्षशिला के मशहूर विश्वविद्यालय के निशान पाए जाते हैं, जो 2000 साल पहले अपनी मशहूरियत की चरम सीमा पर था और सारे भारत से तथा एशिया के अलग अलग भागों से विद्यार्थियों को आकर्षित करता था। धर्म के बदलाव ने कुछ फ़र्क ज़रूर पैदा किया, मगर वे उन मानसिक सोच को पूरी तरह से नहीं बदल सके जो उन इलाकों के लोगों में विकसित हो चुकी थी। पठान और तमिल दो सिरों पर स्थित लोगों के उदाहरण हैं। दूसरी जातियां तो इन सुदूरवर्ती सिरों के बीच में कहीं स्थित हैं। उन सब के अपने अपने ख़ास गुण हैं, मगर उन सब में इससे भी अधिक भारतीय की छाप है। हमें ये देखकर सुखद हैरत होती है कि किस तरह बंगालियों, मराठों, गुजरातियों, तमिलों, आंध्रवासियों, उड़ीसावासियों, असामियों, कन्नड़ों, मलयालियों, सिंधियों, पंजाबियों, पठानों, कश्मीरियों, राजपूतों और हिंदुस्तानी भाषियों के विशाल केंद्रीय समूह ने सैकड़ों सालों तक अपने ख़ास गुणों को बनाए रखा है। अब भी थोड़े बहुत वे ही गुण खामियां उनमें हैं जिनका हमें प्राचीन परंपराओं या अभिलेखों से पता चलता है, और फिर भी इन सभी गुणों में वे ख़ास तरह से उसी राष्ट्रीय विरासत और नैतिक व मानसिक गुणों को अपनाते हुए भारतीय रहे हैं। इस विरासत के साथ कुछ जीवन तथा गतिशील तत्व थे जो रहन सहन और जीवन के लिए दार्शनिक भाव में जाहिर होते हैं। प्राचीन चीन की तरह भारत भी खुद में एक संसार था, एक संस्कृति और एक सभ्यता थी जिसने सब बातों को आकार दिया। विदेशी प्रभाव आते रहे और फिर वे उस संस्कृति को प्रभावित करते रहे और उसी में शामिल हो गए। समाधान इच्छाओं ने फौरन ही मेल मिलाप खोजने की कोशिश को जन्म दिया। सभ्यता के शुरू से ही किसी न किसी तरह की एकता का सपना भारत के दिमाग में समा रहा था। वे एकता बाहर से थोपी गई कोई वस्तु जैसी नहीं सोची गई थी और न ही बाहरी तत्वों या विदेशी विश्वासों का प्रमाण थी। ये इन सबसे गहरी कोई वस्तु थी और इसके क्षेत्र में विश्वास और रीति रिवाज की सबसे बड़ी टिकाऊ प्रयुक्त होती थी
और हर एक विभिन्नता को स्वीकार किया गया और उसे प्रोत्साहित भी किया गया है। एक राष्ट्रीय वर्ग में भी चाहे वे कितना ही एकता में बंधा हुआ हो, छोटे या बड़े मतभेद हमेशा खोजे जा सकते हैं। उस वर्ग की मौलिक एकता तब साफ दिखाई देती है जब उसकी तुलना किसी दूसरे राष्ट्रीय वर्ग से की जाती है। हालांकि दो सरहदी वर्गों के भेद सरहद इलाके में कमज़ोर हो जाते हैं या घुल मिल जाते हैं और आधुनिक विकास सब स्थानों पर एक ख़ास तरह की एकता पैदा करने की तरफ बढ़ता है। प्राचीन तथा मध्यकाल में आधुनिक राष्ट्र का विचार विद्यमान नहीं था तथा सामंतशाही धार्मिक जाति या संस्कृति बंधनों को अधिक महत्व प्राप्त था। फिर भी मेरा विचार है कि लिखित इतिहास में किसी भी समय कोई भी भारतवासी भारत के किसी भी भाग में थोड़ा बहुत अपनी घर जैसी सुख सुविधा महसूस करता होगा और किसी दूसरे देश में खुद को अनजान तथा विदेशी महसूस करता होगा। उसने यकीनन ही उन देशों में खुद को कम अजनबी महसूस किया होगा जिन्होंने आंशिक रूप से उसकी संस्कृति या धर्म को अपना लिया होगा। जो लोग भारत से बाहर पैदा होने वाले धर्म को मानते थे, जैसे ईसाई, यहूदी, पारसी, मुसलमान और भारत में आकर यहाँ बस गए, वे कुछ पीढ़ियों में साफ रूप से भारतीय बन गए। जो भारतीय इनमें से कुछ धर्मों में चले गए, वे भी धर्म बदलने के बावजूद हमेशा भारतवासी ही बने रहे। वे सब दूसरे देशों में भारतवासी तथा विदेशी माने जाते थे, भले ही दोनों के बीच धर्म की समानता रही हो। आज जबकि राष्ट्रीयता की भावना बहुत ज़्यादा विकसित हो गई है, विदेशों में रहने वाले भारतीय का जरूर ही एक राष्ट्रीय समुदाय बन जाता है। वे अपने आंतरिक मतभेदों के बावजूद विभिन्न मकसदों के साथ रहते हैं। कहीं भी चले जाने पर एक भारतीय ईसाई को भारत के रूप में ही देखा जाता है। टर्की, अरब या ईरान जैसे इस्लाम बहुल्य देशों में भी एक भारतीय मुसलमान को सबसे पहले एक भारतीय के रूप में ही जाना जाता है। मैं मानता हूँ कि हम सभी के दिमाग में अपनी मातृभूमि के अलग अलग चित्र हैं और कोई भी दो व्यक्ति बिल्कुल एक समान नहीं सोचेंगे। जब मैं भारत के बारे में सोचता हूँ तो कई विषयों के बारे में सोचता हूँ। चौड़े चौड़े फैले हुए मैदानों के विषय में जिनमें अनगिनत छोटे छोटे गांव फैले हुए हैं, उन कस्बों और नगरों के विषय में जिनको मैं देखने गया हूँ, वर्षा मौसम के जादू के विषय में जो सूखी झुलसी हुई भूमि की में जीवन उड़ेल लेती है और उसे अचानक खूबसूरती व हरियाली के चमकीले फैले हुए इलाके में बदल देती है। चौड़ी नदियाँ और बहते हुए पानी के विषय में, ठंडे और नीरस वातावरण वाले खैबर दर्रे के विषय में, भारत के दक्षिणी छोर के विषय में या वसंत के मौसम में नए फूलों से ढकी हुई कश्मीर की किसी घाटी के विषय में जिसमें होकर कलकल करता कोई झरना बह रहा हो। हम अपनी पसंद के चित्र बनाते हैं और उन्हें मन में सजाए रखते हैं और इसलिए मैंने गर्म और उपगर्म देश के अधिक सामान्य चित्र के मुकाबले इस पर्वतीय पृष्ठभूमि को चुना है। दोनों चित्र ठीक हैं क्योंकि भारतवर्ष गर्म से लेकर सर्द प्रदेशों तक यानी भूमध्य रेखा के करीब गर्म स्थानों से एशिया के ठंडे क्षेत्रों तक फैला हुआ है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल इफ्तिसर को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।